नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नई दिल्ली में उत्तराखंड सीएम धामी मीडिया से हुए रूबरू। 2 दिवसीय यूएई दौरे को लेकर दी जानकारी। कहा 15,475 करोड़ के इन्वेस्टमेंट एमओयू हुए साइन। जीएसटी भवन में बिल लाओ इनाम पाओ योजना का कार्यक्रम। अप्रैल और मई के विजेताओं को बांटे पुरस्कार। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दिए स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच और एयरपोर्ट। हरीश रावत ने लगाए भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप। प्रदेश में जल्द जाति आधारित जनगणना कराने की मांग। कहा सरकारी पदों को खत्म कर रही बीजेपी। नशे के खिलाफ उत्तराखंड पुलिस की कार्रवाई। पौड़ी में पुलिस और एसटीएफ ने एक तस्कर को 2 किलो अफीम के साथ किया गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अफीम की कीमत 22 लाख रुपए। और एसटीएफ ने फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। प्रिंटिंग प्रेस की आड़ में करते थे फर्जी दस्तावेज बनाने का काम। नार्को आतंकी मॉड्यूल से जुड़े थे तार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत पहले लंदन, बर्मिंघम, दिल्ली में और अभी दुबई में और अबू धाबी में विभिन्न निवेशक समूहों के साथ बैठक की हुई। पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, फार्मा, कृषि, एग्रो के क्षेत्र में निवेशकों से काफी करार हुए हैं। निवेशकों का उत्तराखंड आने के लिए और निवेश के लिए मन में आकर्षण है। उन्होंने कहा कि हजारों करोड़ के निवेश पर दुबई और अबू धाबी में करार हुआ है। इसके अलावा काफी प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं। देश के अन्य शहरों में भी निवेशकों के साथ संवाद और रोड शो किए जाएंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि 8 और 9 दिसंबर 2023 को देहरादून में प्रस्तावित इन्वेस्टर समिट अभी तक हुए सभी करारों को धरातल पर उतारने का कार्य हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि 2 दिवसीय यूएई दौरे के दौरान कुल मिलाकर 15,475 करोड़ के इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन किए गए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हमने करने का और इसका सम्मेलन देहरादून में आयोजित करने का काम आगे बढ़ाया है, उसके तहत पहले हम लोग लंदन में और लंदन, बर्मिंघम और दिल्ली में और अभी दुबई और अबू धाबी में पिछले 3 दिनों से लगातार विभिन्न निवेशक समूह से मिले हैं। इसमें पर्यटन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और बहुत सारे कृषि, एग्रो, इन सभी फार्मा के क्षेत्र में बहुत सारे निवेशकों से हमारे करार भी हुए हैं और बहुत से बात भी हुई है। सभी से बात करने के बाद एक बात जो हम लोगों को कहीं ना कहीं उत्साह प्रदान करती है कि हमारा काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लोग उत्तराखंड आने के लिए, लोगों के अंदर एक जीएसटी भवन में जीएसटी विभाग के द्वारा बिल लाओ इनाम पाओ योजना के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अप्रैल और मई के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विजेताओं को विभिन्न पुरस्कार जैसे स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच और एयरपोर्ट वितरित किए। डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल कैबिनेट मंत्री ने कहा कि ये आंकड़े दर्शाते हैं कि योजना को लेकर जनता में असीम उत्साह है और उनके द्वारा अधिकाधिक बिलों को अपलोड किया गया है। बताया कि इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार विजेता और पुरस्कार वितरण में पूर्ण पारदर्शिता रहे, इसीलिए संपूर्ण प्रक्रिया में कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं रखा गया। आपको बता दें कि देहरादून योजना शुरू होने के बाद से अभी तक 7 लकी ड्रॉ निकाले जा चुके हैं और 47,134 लोग इस योजना से अभी तक जुड़ चुके हैं। मैं कह सकता हूं कि अगस्त तक अभी तक 47,134 उपभोक्ता रजिस्टर्ड हुए और 2,10,382 जो बिल हैं वो अभी तक अपलोड किए गए हैं, यानी कि अगस्त 23 तक के। और इनका जो
बिलों का मूल्य है वो 42 करोड़ 60 लाख रुपए है। तो ये उनकी उपभोक्ता की जागरूकता दर्शाती है। हमारे विभाग की मेहनत इसमें छिपी है और जिस प्रकार से लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारा राजस्व बढ़े, लोगों को जो एक मन में भाव रहता है कि जो भी उपभोक्ता कहीं से कोई सामान खरीदे तो वो बिल जरूर ले, ये उसका हेतु है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में विधानसभा स्थित कार्यालय में मसूरी विधानसभा की सड़कों के संदर्भ में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मंत्री ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई दिनों से लंबित सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि 11 धनौल्टी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य पूरा किया जाए। इसके निर्माण से धनौल्टी की दूरी लगभग 35 से 40 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र के अंतर्गत पुल निर्माण और सहस्त्रधारा स्थिति बाईपास मार्ग के निर्माण से जाम की समस्या से आमजन को निजात मिल सकेगी। मेरे क्षेत्र के कई पुल व अन्य सड़कों की जो काफी दिनों से लंबित है, इसी प्रकार सहस्त्रधारा में एक बाईपास मार्ग, क्योंकि वहां पर जाम लगता है, बड़ा रोड जो है बाईपास की, इन सारे कामों की समीक्षा मैंने यहाँ पे की है। और एक क्योंकि 2019 से मैं उसका शिलान्यास कर चुका हूँ और शेष 4 करोड़ सड़क का घोषणा मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी खेत में करवाई थी, वो त्रुटिवश धनौल्टी में चली गई है। इन सारे विषयों को लेकर उनसे बातचीत हुई है। शीघ्र ही मुझे आश्वस्त किया है पर सचिव ने कि शीघ्र ही उसका 15 दिन के अंदर उनका समाधान कर दिया जाएगा और जो सड़कें हमारी स्वीकृत हुई हैं उनके शिलान्यास लोकार्पण भी शीघ्र किए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जाति आधारित जनगणना को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 2021 में जनगणना हो जानी चाहिए थी, लेकिन वर्तमान सरकार उसे टालती रही। उनकी मांग है कि जाति आधारित जनगणना जल्दी कराई जानी चाहिए। यदि उनकी सरकार आती है तो 2024 में ये उनकी प्राथमिकताओं में रहेगा। उन्होंने कहा कि ये इसलिए जरूरी है जिससे मालूम पड़े कि उन जातियों के लिए क्या किया जाना शेष है। हरीश रावत ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र द्वारा संवैधानिक आरक्षण को समाप्त करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। सरकारी पद नहीं भरे जा रहे, चतुर्थ श्रेणी के पदों को खत्म कर दिया गया, रेल, टेलीकॉम, हवाई, रक्षा आदि क्षेत्रों को पूंजीपतियों को बेचा जा रहा है। ये जब तक ये संस्थाएं नहीं रहेगी तब तक ये पद भी नहीं होंगे। जातीय जनगणना की जो बात है, ये लोग जो इनका मेन मकसद है वो ये है कि लोगों को किस प्रकार हम विभिन्न जातियों में, विभिन्न वर्गों में बांटें और बांट करके अपनी राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति करें। तो जनता बहुत अच्छे से समझती है सब चीज़ें जो हैं वो, जिस प्रकार से हमारी जो संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग हैं, तमाम और जो इससे रिलेटेड संस्थाएं होती हैं वो इसके लिए स्वतंत्र हैं। और सरकार जिस प्रकार से कार्य कर रही है, सरकार के पास सिर्फ देखिए हमारा सीधा सा मानना है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे लिए जाति सिर्फ एक है और वो है गरीब। सीएम पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी विधानसभा चंपावत दौरे के दौरान गुरुवार को एक बार फिर से लोहाघाट की प्रसिद्ध कोली ढेक झील पहुंची। झील पहुंचने पर ब्लॉक प्रमुख नेहा ढेक, ग्राम प्रधान सबरजान व नौका संचालक संघ और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद गीता धामी ने महिलाओं के साथ झील में वोटिंग का जमकर लुत्फ उठाया। गीता धामी ने झील को पर्यटन के क्षेत्र में मील का पत्थर बताया। गीता धामी ने कहा कि झील का अभी और ज्यादा विकास किया जा रहा है, जिससे बाहर से आने वाले पर्यटकों को और भी ज्यादा सुविधा मिल सके। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से क्षेत्र में चल रही योजनाओं की जानकारी ली। माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी पूरे प्रदेश को आगे लेके जाने के लिए जो है कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। उनका सपना है कि हमारा उत्तराखंड श्रेष्ठ राज्यों में आकर के खड़ा हो और इस उत्तराखंड को हर क्षेत्र में, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारा उत्तराखंड आगे बढ़े। और वाकई में हमारे उत्तराखंड में जो है बहुत संभावनाएं भी हैं। आज जो है जिस तरह से हर क्षेत्र में विकास कार्य आगे बढ़ रहे हैं। भी जो ये लोहाघाट या चंपावत पूरा जिला है अपने आप में एक प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत है और
इस प्रदेश के यशस्वी युवा कर्मठ मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जब से इस सूबे की कमान संभाली तब से लगातार इस कॉरिडोर का त्वरित गति से निर्माण भी हुआ। पूर्व में तकरीबन 30 करोड़ की लागत से यहाँ पर जितना भी आप एक ढांचा बना हुआ देख रहे हैं बन चुका है और 38 करोड़ की अभी डीपीआर एस्टीमेट बन के शासन में गया है। बहुत जल्दी वो भी स्वीकृत होके यहाँ उस धरातल पर वो कार्य दिखेगा। मैं अपनी सरकार को इस हमारे टोली ढेक में जो ये रोजगार मिला है हमारे युवाओं को पर्यटन के क्षेत्र में, इसके लिए मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगी। और हमारे कल से हमारी क्षेत्र में आई हुई हमारी गीता धामी जी को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने आकर हमारे इस एसटीएफ ने फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। दरअसल कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने रामबन जिले में 34 किलोग्राम हेरोइन के साथ एक नार्को आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था। ऐसे में पुलिस पूछताछ में सामने आया था कि बरामद की गई कोकीन सीमा पार से लाई जा रही थी। पकड़े गए तस्करों द्वारा तलाशी नाकों पर चेकिंग से बचने के लिए फर्जी कागजात और फर्जी नंबर प्लेटों का इस्तेमाल किया गया था। फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह के तार उत्तराखंड से जुड़े थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसकी जानकारी एसटीएफ उत्तराखंड को दी, जिसके बाद एसटीएफ ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन चलाकर फर्जी दस्तावेज बनाने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले पर जानकारी देते हुए एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने कहा कि आरोपी एक प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे, जिसकी आड़ में वो फर्जी दस्तावेज बनाने का काम करते थे। जम्मू कश्मीर में रामबन डिस्ट्रिक्ट की पुलिस के द्वारा कुछ समय पूर्व एक बड़े नार्को टेरर मॉड्यूल को बस्ट किया गया था, जिसमें कि 35 केजी लगभग हेरोइन थी, जो कि इन्वेस्टिगेशन में आया था कि कहीं ना कहीं सीमा पार से वो लाई जा रही थी। तो इस संबंध में वहाँ पर एनडीपीएस और यूएपीए एक्ट के अंतर्गत केस रजिस्टर किया गया था और कुछ लोगों को वहाँ पर अरेस्ट किया गया था। तो उस दौरान ही इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सामने आया कि जो व्हीकल्स यूज़ किए जा रहे थे और जो लोग इसको कैरी कर रहे थे, उनके जो आई कार्ड्स थे वो सारे ही फोर्ज थे। तो उनसे इंटरोगेशन में सामने आया कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं और जो नंबर प्लेट्स हैं ये रुद्रपुर उधम सिंह नगर से इनको सप्लाई किए गए हैं। तो उसमें उस सूचना पर उत्तराखंड एसटीएफ ने आगे काम करते हुए इसको डेवलप किया और फिर कल शाम को जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन करके जो ये पूरा नेटवर्क चल रहा था इसको बस्ट किया है। इसमें 2 लोगों को वहाँ से अरेस्ट किया गया है। ये लोग एक प्रिंटिंग प्रेस वहाँ पर संचालित कर रहे थे और उसकी आड़ में बड़े पैमाने पर ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना रहे थे। और फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पौड़ी के थाना कालागढ़ क्षेत्र में पुलिस ने एक तस्कर से 2 किलो 30 ग्राम अफीम बरामद की है। आरोपी की पहचान मलकित सिंह के रूप में हुई है। उसके मुताबिक वो अफीम को यूपी के बरेली से लेकर आया था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद अफीम की कीमत 22 लाख रुपए आंकी गई है। वहीं पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। कि उत्तराखंड एसटीएफ की एनटीएफ जो विंग है, इसको एक कल बहुत बड़ी सफलता मिली है, जिसके अंदर हमारी टीम ने लगभग 2 केजी और 30 ग्राम जो अफीम है इसको बरामद किया और एक अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुआ है। ये जो है बरेली से अफीम ला रहा था। अभी तक पूछताछ में पता लगा बरेली से ला रहा था और इसको कल कालागढ़ क्षेत्र से जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के गौसिल गांव में गुलदार पिंजरे में कैद हो गया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक छोटे से बच्चे पर गुलदार ने हमला किया था, जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ था। विभाग की खबर की सूचना पाकर वन विभाग ने वहां पिंजरा लगा दिया और एक गुलदार आज सुबह पिंजरे में कैद हो गया। वहीं गुलदार को देखने के लिए लगातार ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। बता दें पूरे क्षेत्र में लगातार गुलदार के हमले की घटनाएं सामने आ रही थी। फिलहाल क्षेत्रीय वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और गुलदार को अपने कब्जे में लेकर मेडिकल के लिए देवप्रयाग लेकर आई। प्रतिनिधि भी गुजरते हैं, स्थानीय जनता भी देख रही है और विभाग के अधिकारी भी इस रोड से जाते हैं, लेकिन संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। इतनी खराब रोड हो चुकी है, इस रोड का
अब अगर इसी तरीके से अगर कायाकल्प नहीं होती है तो कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और इस तरीके से अगर हम नहीं चेपिए रोड को देखकर हमारे समझ में अगर कुछ काम करने का आगे का मन नहीं हुआ तो शायद हो सकता है एक बड़ी दुर्घटना इसके कारण हो सकती है। विभाग से जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि इस रोड का तुरंत संज्ञान लें, क्योंकि रोड के दोनों तरफ बहुत बड़े नालियाँ बनी हुई हैं और कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कुछ दिनों पहले मंगलौर क्षेत्र के मुंडलाना में विद्युत कर्मियों के साथ ग्रामीणों द्वारा की गई मारपीट के बाद अब विद्युत कर्मचारियों ने डीजीएम कार्यालय पर धरना दे दिया है। विद्युत कर्मियों का कहना है कि अगर विद्युत कर्मचारी बिजली चोरी की शिकायत पर छापेमारी करते हैं तो उनके साथ ग्रामीणों द्वारा मारपीट कर दी जाती है। उन्होंने कहा, मंगलौर पुलिस ने अभी तक किसी भी ग्रामीण के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, जिसको लेकर सभी अधिकारी और कर्मचारी डीजीएम कार्यालय पर धरने पर बैठे हैं और जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी वो लोग धरने पर ही बैठे रहेंगे। बुडलाना क्षेत्र में कॉमिंग में गए थे। बिजली चोरी की शिकायतें लगातार आ रही थी। उस क्रम में हमारी टीम एसडीओ के नेतृत्व में गई। वहाँ एक स्थान पे 3 व्यक्तियों द्वारा घर पे मारपीट की गई। उनके द्वारा, स्टाफ के द्वारा बहुत ज़्यादा मारपीट की गई। इस कारण से और मारपीट के उपरांत करीबन 6 घंटे पश्चात एफआईआर जब दर्ज हुई उसके उपरांत ऐसा लगा कि कार्रवाई होगी तुरंत। स्टाफ भी शांत था। 2 दिन का समय दिया गया था, 2 दिन का समय लिया था पुलिस द्वारा, लिया गया था कि हम 2 दिन में अरेस्ट करेंगे, किंतु कोई अरेस्टिंग नहीं हुई। साथ ही थाने में ही कुछ लोगों द्वारा खुल्लम खुल्ला यह कहा गया कि बिजली विभाग का आदमी यहाँ आएगा गांव में तो उसको आने नहीं देना है और आता है तो जाने नहीं देना है। जोशीमठ मुख्य बाजार से गुजरने वाले बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर आए दिन सैकड़ों हजारों वाहनों की आवाजाही होती है। वहीं इन दिनों बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी चरम पर है। वहीं देर रात जोशीमठ मुख्य बाजार में बीएसएनएल का खंभा किसी अज्ञात वाहन ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया। जिस तरीके से बीएसएनएल का खंभा मुख्य बाजार में टूटा हुआ है, ऐसे में कोई बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं अभी तक बीएसएनएल का कोई भी आला अधिकारी इस टूटे हुए खंभे की सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से जोशीमठ नगर के स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। त्योहारी सीजन को देखते हुए जनपद उत्तरकाशी में खाद्य और सुरक्षा विभाग ने कमर कस ली है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अश्विनी कुमार ने बताया कि जनपद उत्तरकाशी में पनीर, दूध, दही और मिठाइयां जो कि बाहर से बनकर आती है, उनके लगातार सैंपलिंग की जा रही है। साथ ही दुकानों में लगातार छापेमारी भी की जा रही है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय में पिछले कई समय से नकली मावा मिलने की शिकायत आ रही थी, जिसको देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग जनपद में आने वाले सामान की 44 और चेकपोस्ट पर चेकिंग हो रही है। तो हम अभी इसमें विशेषकर नवरात्र के स्पेशल जो फलाहार या जो भी मार्केट में चल रहे हैं उनका निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ जो हमारा आगामी जो दीपावली वगैरह का त्यौहार आ रहा है जिसमें मिठाइयों का ज़्यादा बिक्री बढ़ जाती है और विशेषकर जो गिफ्ट पैक जो भोज्य पदार्थ से संबंधित होते हैं उनकी भी बिक्री बढ़ जाती है, तो उस पर हम विशेष फोकस करेंगे। विशेषकर बाहर से आने वाली गाड़ियों में चेकिंग करेंगे कि कौन से खाद्य पदार्थ, चूँकि यहाँ पे अधिकांशतः सामान बाहर से ही आते हैं, इसलिए हमारा मूल जो फोकस रहेगा बाहर से आने वाले खाद्य पदार्थ, मिठाइयों, गिफ्ट पैक पे रहेगा। और निश्चित ही कि इसमें हम सैंपलिंग की कार्रवाई और ज़्यादा कार्रवाई करेंगे और जो भी इसका उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा उसके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया जाएगा। जसपुर श्री रामलीला कमेटी चौहानान द्वारा इस बार श्री राम बारात का भव्य और दिव्य आयोजन किया गया। राम बारात में 2 बड़े बैंड, 2 बड़े डीजे, 2 घोड़े, 2 बग्गी, तीनों अखाड़े शामिल हुए। वहीं राम बारात में कई तरह की मनमोहक झांकियां शामिल रही। बारात में सभी राम भक्त राम भजनों पर झूमते नाचते नजर आए। इस बार राम बारात में 40 साल बाद प्राचीन परंपरा को जीवित करते हुए महाराष्ट्र के नासिक से ताशे मंगवाए गए, जिन्होंने पूरी बारात की दिव्यता को बढ़ाया। रामलीला कमेटी द्वारा बारात में शामिल लोगों को राजस्थान के अजमेर से मंगाकर साफे पहनाए गए। राम बारात बड़े मंदिर पर जाकर समाप्त हुई, जिसमें लगभग 5 से 6 हजार राम भक्त शामिल हुए।
हमारी श्री रामलीला कमेटी मोहल्ला चौहानान ने काफ़ी सारी चीज़ों में जो हमारी पुरातन संस्कृति है और जो हमारे पूर्वजों ने जिस संस्कृति को बनाए रखा था उसी पैटर्न पे ले जाते हुए इस बार जो है 40 वर्षों बाद श्री राम बारात में ताशों की व्यवस्था की गई और महाराष्ट्र के नासिक से जो मैंने ये साफा पहन भी रखा है ये वहाँ से मंगवाए हैं कि राम बारात में शामिल होंगे सभी लोग उस साफे के साथ में होंगे और उसके बाद में सभी जो राम बाराती राम भक्त थे उनके लिए सभी के लिए यहाँ पर भोजन की प्रसाद की व्यवस्था की गई है। जोशीमठ से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर रविग्राम में विगत 2 सालों के उपरांत भगवान रामचंद्र की लीला का मंचन किया जा रहा है और जिसे देखने के लिए हर दिन सैकड़ों की तादाद में कड़ाके की ठंड में भी राम भक्त दूर दूर से पहुंच रहे हैं और भगवान रामचंद्र की लीला का मंचन का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। इसी के साथ आजकल जोशीमठ की ऊंची चोटियों में कई फीट बर्फ जमी हुई है और निचले इलाकों में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है, लेकिन इस कड़ाके की ठंड में भी भक्तों की आस्था काफी भारी दिखाई दे रही है। वहीं जोशीमठ में हो रहे दरार और भूदसाव के चलते और कोरोना महामारी के चलते इस गांव में रामलीला मंचन का आयोजन नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इस साल इस गांव में रामलीला का आयोजन एक बार फिर से किया जा रहा है। लक्ष्मण का पात्र यहाँ पर प्ले कर रहा हूँ और ये मेरा प्रथम वर्ष है लक्ष्मण के पात्र के रूप में। और रविग्राम की रामलीला की एक बहुत ही खास बात यह है कि 1969 में इस पूरे संपूर्ण क्षेत्र में सबसे पहली बार रविग्राम में रामलीला शुरू की गई थी और तब से लेकर आज तक प्रेजेंट समय तक रविग्राम की रामलीला अपने मूल स्वरूप में आज भी उसी तरीके से यहाँ पर संचालित की जाती है। तो ये रामलीला जो रविग्राम की है ऐतिहासिक रामलीला है, इस क्षेत्र में सबसे पुरानी रामलीला है और 1969 से लगातार, बस केवल कोरोना के वक्त में थोड़ा हो गया था 2 साल, बाकी लगातार हमारा चल रहा है और हम अभी भी पुराने रागिनी पे चलते हैं, तो इसलिए यहाँ पर। कानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने आपको बता दें कि अपने खुद के निजी खर्चे से सड़क निर्माण कार्य शुरू करवाया। ज्वालापुर विधानसभा के खेड़ी शिकोपुर गांव में मुख्य सड़क पर अपने निजी खर्चे से सड़क निर्माण कार्य शुरू करवाया। इसके चलते सैकड़ों लोगों ने ढोल नगाड़ों और नारों के साथ उमेश कुमार का स्वागत किया। उमेश कुमार ने कहा कि वो कोशिश करते हैं जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सांसद ने इस गाँव में कुछ किया होता तो 30 साल से सड़क टूटी न पड़ी होती। सांसद ने गांव गोद लिया हुआ है, अन्य लोग भी हैं। अगर 200-200 मीटर सड़क बनानी शुरू करते तो मुझे लगता है 6-8 महीने में बनी जाती, लेकिन किसी ने भी ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं समझी। इतनी बड़ी आबादी का क्षेत्र, कई गांवों को जोड़ने वाला मार्ग, और ये स्थिति बहुत ही दर्दनाक और पीड़ाजनक है। तो हम सब लोगों ने मिलकर ये तय किया कि भाई अभी मैं, क्योंकि देखिए पूरा जनपद है, एक व्यक्ति के लिए निजी रूप से सब कुछ कराना संभव नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि कम से कम कुछ तो राहत के पल मिलें, तो उसके चलते हमने यहाँ निर्णय लिया कि पहले 200 मीटर का पैच बनाएंगे। उसके बाद अगर किसी सांसद को, प्रतिनिधि को इसके संबंध में लगा कि हाँ हमारे क्षेत्र में ये जो है उनके लिए थोड़ा सा उनको शर्म आनी चाहिए, तो हो सकता है वो इस पर काम शुरू करें, और नहीं करेंगे तो हम धीरे धीरे बना लेंगे। कोई बात नहीं, 6-8 महीने लगेंगे, 10 महीने लगेंगे, छोटे छोटे टुकड़े करते बनाते जाएंगे। जब 20 साल इंतजार कर लिया तो 6 महीने अगर और लग गए तो क्या फर्क पड़ता है। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।